चलो 8 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसके डाउट्स देखते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 10 में दो प्रोटॉन्स थे 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे। तो वो रिपेल करेंगे और थोड़े टाइम के बाद उनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। तो उनके बीच में जब इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है तब हर एक प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो देखो, फाइनली दोनों प्रोटॉन्स जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाता है तब उसको पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं रहने वाला, लेकिन उसको काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मैंने वाइट डॉट दिखेगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच प्रोटॉन। तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच प्रोटॉन इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली both protons have only potential energy and no kinetic energy, and finally when protons reach infinite distance their potential energy becomes zero, and all the potential energy which was initially present gets converted into kinetic energy. So 2 times of kinetic energy, 2 into kinetic energy of each proton is equal to potential energy. तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच प्रोटॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली। तो देन आई हैव रिटन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 उधर जाता है तो हाफ बनता है, k इज 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 मतलब प्रोटॉन का चार्जेस, तो वो प्रोटॉन का चार्ज का स्क्वायर किया है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो सॉल्व किया तो यह ऑप्शन में नहीं है, इसका डबल ऑप्शन में है, लेकिन डबल आंसर नहीं है। डबल मतलब दोनों प्रोटॉन्स का मिल के काइनेटिक एनर्जी, तो वो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए उसका। लेकिन आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए एक प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी, तो वो 11.5 आता है, वो ऑप्शन में नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सिंपल है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी से करने का। क्यू कितना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 1 सेकेंड में, तो n इंटू ई बाई 1। इससे सॉल्व किया तो आंसर आ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एंड रेडियस, इनका डिपेंडेंसी कैसा है? तो अर्थ का सैटेलाइट एंड अर्थ से सैटेलाइट का डिस्टेंस, इसके लिए जो फॉर्मूला होल्ड करता है वही सेम फॉर्मूला सन का सैटेलाइट एंड सन से उस सैटेलाइट का डिस्टेंस, उसके लिए भी होल्ड करता है। तो वही सेम फॉर्मूला यूज किया है, v इज इक्वल टू रूट जी एम अपॉन आर, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट आर, वही सेम फॉर्मूला यूज किया है और कैलकुलेशंस किया है। देन क्वेश्चन नंबर 31 भी एकदम इजी है। एट डिस्टेंस r a पॉइंट है एंड एट डिस्टेंस एट हाइट 3r b पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे ईच पॉइंट का हाइट लिखा है। तो a पॉइंट पे पहले मैंने यहाँ पे वेट निकाला है, तो वो कितना है? m इंटू जी एट a पॉइंट। मास तो कहाँ पर भी चेंज नहीं होगा, लेकिन ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट a पॉइंट कितना है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट a पॉइंट इतना रहेगा, g इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है, हाइट बहुत बड़ी है, तो एक्यूरेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो m इंटू जी मतलब अर्थ के सरफेस पे कितना है g, तो आर स्क्वायर ऊपर तो वैसा रहेगा, नीचे आर प्लस एच है, लेकिन हाइट कितना है a पॉइंट का? तो आर ही है, तो आर प्लस आर 2r का स्क्वायर। तो सॉल्व करके ये वेट आएगा a पॉइंट पे और ये वेट आएगा b पॉइंट पे, दोनों का रेशियो लेने के बाद आंसर आता है 4, ठीक है। देन नेक्स्ट ये 5 नवंबर का पेपर है, उसके डाउट्स करेंगे। तो देखो इसमें क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में 1.5 r पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो 1.5 r पे डिस्टेंस मतलब a पॉइंट, डायग्राम में a पॉइंट दिख रहा है। तो a पॉइंट सॉलिड स्फीयर के बाहर है लेकिन होलो स्फीयर के अंदर है। तो अंदर वाला पॉइंट अगर है, स्फीयर के अंदर अगर पॉइंट है
तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी जीरो रहता है, वो भी बताया था मैंने। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर वाले ए पॉइंट पे जीरो, तो होलो स्फीयर की वजह से ए पॉइंट पे कुछ भी फील्ड नहीं है, जो भी ए पॉइंट पे फील्ड है वो सॉलिड स्फीयर की वजह से है। तो सॉलिड स्फीयर की वजह से कितना रहेगा, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है सॉलिड स्फीयर का, GM अपॉन 1.5 आर है ना डिस्टेंस सेंटर से, तो 1.5 आर का स्क्वायर प्लस जीरो, क्यों, क्योंकि आउटर स्फीयर की वजह से कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, तो दोनों का एडिशन करके आंसर आ गया। 1.5 को 3/2 लिखा, 3/2 का स्क्वायर 9/4 आता है। वापस बी पॉइंट, अभी बी पॉइंट क्या है, दोनों के भी बाहर है, तो दोनों की वजह से वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा एंड वी हैव टू ऐड इट। तो सॉलिड स्फीयर की वजह से कितना, GM अपॉन उससे डिस्टेंस कितना है 2.5 आर का स्क्वायर, एंड होलो से भी डिस्टेंस कितना है, सेंटर से डिस्टेंस लेना पड़ेगा, होलो के सेंटर से भी डिस्टेंस उतना ही है, तो GM अपॉन 2.5 आर स्क्वायर। तो सॉलिड की वजह से इतना ग्रेविटेशनल फील्ड, होलो की वजह से इतना ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, चलो देन क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हुआ है, हाँ अभी जब फोर्सेस अगर इंटरनल है तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड कुछ भी चेंज नहीं होता। दो स्पीयर का मिल के जो जहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, अभी दोनों स्पीयर एक दूसरे पे ही फोर्स लगाता है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाता, तो जो भी उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंटरनल है, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास जीरो वेलोसिटी था उसका, तो वो ग्रेविटी की वजह से उनका स्पीड बढ़ेगा, एक दूसरे के पास आएंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास को स्पीड भी नहीं रहेगा और वो अपना पोजीशन भी नहीं छोड़ेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड जीरो रहेगा। देन क्वेश्चन, उसमें दो क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 में, तो नंबर 2 क्या है, तो वहाँ पे क्या था, दो मासेस के बीच में डिस्टेंस d था, वो अट्रैक्ट करेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस अभी d/2 हो गया, तो पास में आ गया। तो जब ये पास में आ जाएंगे तो उनका स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी जो उनके बीच में है वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली केस 2, यहाँ पे केस 2 ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे केस 1 ड्रॉ किया है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, पहले का पोटेंशियल माइनस दूसरे का पोटेंशियल एनर्जी, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होता है उतना कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी किसको किसको रहेगा, दोनों मासेस को, तो पहले मास को इतना काइनेटिक एनर्जी, दूसरे को इतना, तो हाफ m² प्लस हाफ m²। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी दोनों का इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली डिस्टेंस दी था माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली एनर्जी कितना था, d/2 था। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ का माइनस माइनस प्लस होता है। तो सॉल्व किया तो आंसर आता है। देन क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मैं बाद में बोलता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो टाइम पीरियड जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत पास में है, सैटेलाइट इज वेरी नियर टू द अर्थ मीन्स h कैन बी अप्रोक्सीमेटली कंसिडर्ड एज 0। सो बाय कंसिडरिंग h इज इक्वल टू 0 वी कैन राइट दिस फॉर्मूला। एंड फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मैंने लिख के दिया था, स्क्रीनशॉट में होगा तुम्हारे, देखो h फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हाइट इज इक्वल टू 6r, तो 6r हाइट की जगह पे पुट किया, दोनों टाइम पीरियड का रेशियो लिया यहाँ पे, तो आंसर आता है। देन अभी कौन सा भी सैटेलाइट है, क्वेश्चन नंबर 30 है, फैक्ट है, तुम लोग प्रूव भी कर सकते हो, इसको प्रूफ भी रहता है इसका। कौन सा भी सैटेलाइट लो, उसका वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स किया तो वो ऑर्बिट छोड़ता है और एस्केप होता है। कौन सा भी सैटेलाइट रहने दो, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट रहने दो या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट रहने दो, उसका वेलोसिटी जो भी है क्रिटिकल वेलोसिटी, उसको क्या करने का, रूट 2 टाइम्स अगर कर दिया तो वो एस्केप होके वहाँ से निकल जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 33 में GH एंड G का रेशो दिया है हाफ, तो GH अपॉन G का रेशो पता रहता है r² अपॉन r प्लस h का स्क्वायर रहता है। तो सॉल्व करना है और हाइट निकालना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थ पे G एंड मून पे G, इनका कंपैरिजन करना है। तो लेकिन मून पे क्या दिया है, ये G इंटू एम ऑफ मून लिखा है, वो m इंटू एम नहीं है, वो G इंटू एम ऑफ मून डिवाइडेड बाय r², लेकिन मून का रेडियस कितना दिया है, अर्थ का जितना है उसका हाफ है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने r/2 का स्क्वायर पुट किया है।
तो उसको सॉल्व किया तो नीचे का 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चढ़ता है, तो 4g इंटू मास ऑफ मून अपन आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे रेशो लिया g अपॉन जी एम, तो रेशो, एक मिनट छोटा हो गया, तो g अपॉन जी एम रेशो आता है, ऐसा आता है, ठीक है, ओके। तो मास ऑफ अर्थ अपॉन 4 इंटू मास ऑफ मून, तो मास ऑफ अर्थ को ये √4 बाहर आ गया तो 1/2 हो गया, ठीक है, ओके। अब थोड़ा मैंने प्रॉब्लम किया है, ये 4 वापस से इधर अंदर लिया है तो वो नहीं लेना पड़ेगा, थोड़ा गलती किया है, तुम लोग सही से कैलकुलेशन करो। ये 4 का √2 बाहर भी लिया है और वापस से 4 अंदर भी लिया है, तो एक कैंसिल कर दो उसमें से। तो ऊपर मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ को क्या लिखना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू रो, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास ऑफ अर्थ, डिवाइडेड बाय 4, ये अंदर का 4 है तो बाहर का 1/2 कैंसिल करके रखो, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर, अभी आर कितना है, मून का r/2 है, तो r/2 का क्यूब r³/8 आएगा इंटू रो, तो ये कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, तो ऐसा करना पड़ेगा इधर। और क्वेश्चन नंबर 43 में देखो क्रिटिकल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, तो रूट है इसलिए हर एक का मैंने इंडेक्स हाफ हाफ करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इधर राइट हैंड साइड में g⁻², m⁻² अपॉन r⁻²। तो अभी रेडियस 1% से कम किया तो वो डिनोमिनेटर में है, तो रेडियस कम किया तो वेलोसिटी क्रिटिकल तो बढ़ना ही चाहिए, तो क्रिटिकल वेलोसिटी बढ़ेगा। ये अगर डिक्रीजेस है तो ये इंक्रीजेस होना ही चाहिए क्रिटिकल। अगर रेडियस 1% से चेंज होता है तो वीसी में 0.5% का चेंज होता है, उसका इंडेक्स देखने का, और इंडेक्स को परसेंटेज चेंज से मल्टीप्लाई करने का। इंडेक्स कितना है, आर का हाफ है, इंडेक्स आर का कितना है, हाफ है, एंड आर का परसेंटेज चेंज कितना है, आर का परसेंटेज चेंज है 1, तो हाफ इंटू 1 करने का, तो हाफ इंटू 1 तो 0.5%, तो नीचे है आर, इसलिए आर जब बढ़ता है वीसी कम होगा, लेकिन कितने परसेंट से कम होगा, तो इंडेक्स इंटू परसेंटेज चेंज ऑफ आर, कैसा, इंडेक्स इंटू परसेंटेज चेंज ऑफ आर, तो हाफ इंटू आर का परसेंटेज चेंज 1, तो वो आता है 0.5, तो 0.5 से बढ़ जाएगा। स्मॉल परसेंटेज के लिए ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अगर समझो रेडियस अगर 5% से बढ़ता है तो क्रिटिकल वेलोसिटी 2.5% से कम होता है। रेडियस अगर 10% से कम होता है, रेडियस अगर 10% से कम होता है तो क्रिटिकल वेलोसिटी 5% से बढ़ेगा, ठीक है। चलो, अगर ये पता नहीं है स्मॉल परसेंटेज चेंजेस का ट्रिक तो मुझे पूछो, मैं लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ।